जय हिंद दोस्तों। तो ये जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में पूछे हुए, ये दोस्तों केवल आपके प्रैक्टिस स्टडी यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे आर्मी नर्सिंग के एग्जाम वहाँ पे हो रहे हैं और वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर पूछे जा रहे हैं, वो सारे मैं क्वेश्चन की आपको यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बस जो चीजें जैसे आपको कराई जा रही सारे आप प्रैक्टिस वैसे करते चलिए, आपका जब भी एग्जाम लगेगा इसके बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बस एक बात उसे ये चीज जरूर याद कर लेना कि ये जो प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप मान चलो 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं सभी प्रैक्टिस में, आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही और अपना एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों जीके के में आपका ये पूछा गया था जो कि आपका पुणे जडारू में आया था। ये बताओ जो संविधान अनुसूचित, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन आपका ये आता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो आर्मी नर्सिंग एग्जाम होता है 10 क्वेश्चन आपके जीके वहां पूछे जाते हैं और ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे जब आपको ये दानापुर जडारू में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। इन 4 ऑप्शन में बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। दोस्तों आप ये काउंट करते चलना कि आपका स्कोर कितना पहुंच रहा है। बस आप ये मान चलो आपने एग्जाम हॉल में बैठे हुए, अब यही सारे पेपर आपके पेपर पूछे गए और इनमें आप ये ट्राई करो कि आप कितना यहाँ क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ पूछे जाते हैं। दोस्तों इसका सीधा सीधा राइट आंसर आप कितना बता दोगे, ये हो जाएगा क्या, राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सीधा सीधा आपको राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जो आपका ये राज्यपाल होता है, राज्यपाल क्या होता है, ये संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल क्या होता है, संवैधानिक आपका ये प्रमुख यहाँ पे होता है। और इसके तहत दोस्तों आपको ये अनुच्छेद नंबर 174 के तहत, अनुच्छेद नंबर 174 के तहत ये आपका विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग वहां पे कर सकता है। लेकिन ये जो राज्यपाल है ये भंग करता है किसकी सिफारिश से, किसके परामर्श से, किसकी परामर्श वहां पे लेता है, किसकी सलाह वहां पे लेगा। तो सलाह दोस्तों किसकी बताओगे, सलाह ये लेता है दोस्तों मुख्यमंत्री का। ये भी याद कर लेना कि किसकी सलाह पे भंग करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे ये आपका भंग करता है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में, संविधान जो आपका होता है यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों आदेश विधेयक 2024 के, जो आपका करंट क्वेश्चन पूछा गया था 2024 का मुख्य उद्देश्य किस राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में संशोधन करना है। दोस्तों आपके एग्जाम में करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन, स्टैटिक जी के 3 क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे जाते हैं। तो जीके में भी आपको ज्यादा इन्हीं पे वहां पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में हमारा राइट आंसर आपको यहाँ पे कितना हो जाता है। तो क्या बता देंगे दोस्तों, सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना क्या, उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर यहाँ पे कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे और ये ध्यान रखना है कि जो आपका ये उड़ीसा राज्य होता है यहाँ पे आपकी कई सारी जनजातियां निवास यहाँ पे करती है और सामाजिक न्याय की दिशा में ये आपका बहुत बड़ा कदम वहां पे था। तो इसका दोस्तों कभी आपके एग्जाम में, क्योंकि ये भी अभी प्रेजेंट टाइम पे काफी एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये पूछा भी गया था, तो इसमें इंपॉर्टेंट मार्क भी आप कर लेना, क्योंकि अभी जैसे आपका एसएससी हो गया, इनके जो एग्जाम हुए थे या रेलवे जो एग्जाम हुए थे वहां पे ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है कि ये बताओ, अच्छा करंट में ये भी क्वेश्चन आया था हमारा कि जून 2024 में किसने अपनी रायबरेली लोकसभा सीट में नामांकन दिया था। और ये 4 ऑप्शन हमारे वहां पे दिए गए थे और ये आपका लखनऊ जडारू में जो आपका रिलेशन भर्ती वहां पे पेपर हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे पेपर में पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी पूछा गया तो क्या बताओगे, ये क्योंकि ये अभी करंट का ही क्वेश्चन एक प्रकार मान लेना, क्योंकि 2024 की बात यहाँ पे की जा रही है। ये आपका लखनऊ जडारू में आया था पिछली साल, वहां पूछा गया था। इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताना दोस्तों, ये बता दोगे राहुल गांधी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वैसे जो बच्चे अभी यहाँ पे आंसर दे रहे हैं लगभग लगभग सारे बच्चे के आंसर यहाँ पे सही आ रहे हैं।
तो आप काउंट जरूर करते चलना कि आपका स्कोर यहाँ कितना पहुंच रहा है। और इसके बाद दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी ये रायबरेली सीट होती है ना, ये दोस्तों रायबरेली जो भी सीट थी ये हमेशा किसकी थी? गांधी परिवार की थी। किसकी थी? गांधी परिवार ही यहाँ पे ज्यादातर जितने इनके मान लो बड़े पॉलिटिक्स से सारे लड़ते। पहले जैसे राजीव गांधी हुए, फिर इंदिरा गांधी आई, फिर सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी के बाद जो राहुल गांधी ने रायबरेली से वहां पे नामांकन आपको यहाँ पे कर लिया। अगर ये पूछ लिया जाता कि राहुल गांधी के पहले जो रायबरेली की सीट थी वहां पे कौन उम्मीदवार हमेशा खड़े होते थे कांग्रेस की ओर से, तो इनके पहले कौन खड़े होते थे? ये हो जाएंगी सोनिया गांधी। इनके पहले हमेशा सोनिया गांधी इस सीट पे वहां पे खड़ी होती थी। ये भी चीज वहां पे याद रखिएगा। अगला सवाल में ये हमसे पूछा गया है, एक ये बताओ अच्छा, सांस्कृतिक पथ आपका जो यहाँ पे दिया गया एवरोसिटी एयरपोर्ट पथ किस परंपरा से संबंधित हो सकता है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ। सांभर झील, बैडमिंटन, रोटी या फिर एथनिक्स। क्या बताओगे आप राइट आंसर? तो यही सेम पैटर्न आपका एग्जाम में वहां पे आएगा। दोस्तों ये मैं जो क्वेश्चन करा ना बहुत ज्यादा हार्ड आपके लिए करा रहा हूँ, ना आपका नॉर्मल ना मॉडरेट, यानी जैसा हमारा पेपर आ रहा है वैसे सारे क्वेश्चन के हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ऐसे एग्जाम आपके एग्जाम में वहां पूछे भी जाएंगे। तो सारे चीजें आप यहाँ पे ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सीधा सीधा बताओगे, ये बताना है क्या? बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल हो जाएगा। और दूसरी यहाँ पे क्या एक चीज ये याद करना कि जो आपका ये सांस्कृतिक पथ दिल्ली में, ये कहाँ पे विकसित हो रहा है? आप बताओगे दिल्ली में। कहाँ पे विकसित हो रहा है? आप बताओगे दिल्ली में। ये आपका वहां पे विकसित हो रहा है। अब इसका मेन उद्देश्य दोस्तों क्या आपका हो जाता है? यानी खेल हो गया या फिर संस्कृति का प्रचार करना, मेन उद्देश्य इसका वहां पे आपका हो जाता है। और जो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके बैडमिंटन होती है, बैडमिंटन खिलाड़ियों की मूर्तियां लगाई जाती है। बैडमिंटन जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनकी यहाँ पे मूर्तियां वहां पे लगाई जाती हैं। तो क्या बता दोगे? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अब एक सवाल हमसे ये पूछ लिया गया, अच्छा ये बताइए कि ये भी आपका करंट अफेयर का ही वहां पे था। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन हमेशा करंट अफेयर के वहां पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछ लिया गया? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो आपका 2023 के अनुसार आपका निर्यातियों में से कौन सा राज्य सबसे दोषी सिद्ध हुआ है? सबसे दोषी पूछा गया है। बताओ, राजस्थान है, मणिपुर है, कर्नाटक है या उत्तर प्रदेश हो जाएगा? ये भी आपका पुणे जडावरा में वहां पे सीधा सीधा करंट अफेयर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या बताओगे? सीधा ये आप बताओगे क्या? राजस्थान। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका ये होता है एनसीआरबी होता है, क्या होता है? एनसीआरबी होता है। ये हर वर्ष आपका जितने भी अपराध होते हैं उनका एक आंकड़ा प्रकाशित करता है कि कहाँ पे कितने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। ये वहां की रिपोर्ट आपका हर हर राज्य की रिपोर्ट वहां पे देता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राजस्थान, इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। एक चीज दोस्तों और ध्यान रख लेना कि जो मैंने आपको ये कंप्लीट नोट्स दे रखे हैं दोस्तों, आपके वो कंप्लीट नोट्स मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं जो आपके एग्जाम के न्यू पैटर्न बेस पे आधारित है। बस अगर आप घर बैठ के वो सारे कंप्लीट नोट्स तैयार करके अपना एग्जाम देने जाते हो तो उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो आपका न्यू पैटर्न सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग सारे आपके क्वेश्चन वहां पे दिए गए। और साथ साथ तो 2000 से लेके 2024 में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे क्वेश्चन भी आपको वहां मिल जाएंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आपका वहां पे होता है। और दोस्तों ये सारे जो आपका एप्लीकेशन है आप वहां से भी कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। सीधा प्ले स्टोर पे जाना है, एनए वाला सर्च करना है, वहां पे ये कंप्लीट नोट्स के साथ साथ आपको 50 प्रैक्टिस सेट भी वहां मिल जाएंगे, ताकि आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी वहां पे कर सके। 50 हम 60 मिनट में कितने क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर पा रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट भी करना आपका जरूरी वहां पे आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया था जो कि आपका लखनऊ जडारो में पूछा गया था कि अच्छा ये बताओ, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ज्ञान की अधिष्ठान प्रणाली और ऋतु के दूर करने के लिए बाद कौन सा दर्शन या संहिता है?
कौन सा दर्शन या संहिता है, ये पूछा गया है। बताओ ऋग्वेद होगा, सामवेद होगा, उपनिषद होगा या फिर आपका यजुर्वेद होगा। तो क्या बताओगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या आपको बता देना दोस्तों, राइट आंसर क्या बताएंगे हम लोग, उपनिषद आप बताओगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसकी क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताओगे दोस्तों, जो आपका ये उपनिषद होता है ये वेदांत दर्शन का मूल आधार होता है। किसका आधार हो जाएगा, जो आपका दोस्तों वेदांत, क्या बताओ, वेदांत दर्शन का, वेदांत दर्शन का मूल अधिकार आपका हो जाता है। और यह आपका ज्ञान ब्रह्म और आत्मा पे आपका निर्भर आपका वहां पे होता है। तो राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या एक चीज पूछी जा रही है, अच्छा ये हमें बता दो, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्म राजधर्म है। राजधर्म पूछा जा रहा है, किसके आधार पे ये पूछा गया, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार। क्या ऑप्शन है, इस्लाम है, ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है या बौद्ध धर्म है। क्या बताओगे राइट आंसर क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका दानापुर जडावर में सीधे सीधे हमारे एग्जाम में पूछ भी लिया गया था। तो आपको इसका राइट आंसर कितना वहां पे बता देना है। तो सीधा से दोस्तों क्या बताओगे यहाँ पे, इस्लाम धर्म, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि बांग्लादेश में जो राज धर्म कौन सा हो जाएगा, आपका होगा इस्लाम धर्म आपका यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है ये कैसा लोकतंत्र देश है, यहाँ पे क्या बताओगे, धर्म निरपेक्ष, क्या बताओगे, धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र दोस्तों आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज भी यहाँ पे याद करना है, या अन्य धर्मों को भी यहाँ पे स्वतंत्रता आपको वहां पे दी गई है। क्या है ये आपका धर्म निरपेक्ष है, यानी कि और भी जो धर्म के लोग हैं वो भी अपना उनको भी स्वतंत्रता वहां पे दी गई, जैसे अपने इंडिया में दी गई है कि यहाँ पे हर धर्म का लोग अपने हिसाब से जीवन यहाँ पे जी सकता है। यानी जो जिसे जैसी पूजा करनी, किस भगवान की पूजा करनी वो कर सकते हैं, अपने अपने धर्म का वो प्रचार कर सकता है और उसे अपना अपना वहां पे सकता है। एक सवाल में पूछा गया, अच्छा ये बताना, इनमें से कौन सा अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रमुख भाग माना जाता है। अब ये 4 ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी जो आपका रेलवे के एग्जाम वहां पे हुए थे, वहां पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका रिपीट हुआ था। तो मैंने इसी में ये क्वेश्चन आपको डाल दिया, क्योंकि आपका भी एग्जाम तो टीसीएस ही करा रही है और टीसीएस आपके एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, सीधा सीधा ये आप बता देना, आपका ऑप्शन है, यानी कि जीव कोनोपर्जन की स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है, ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे नोट कर लोगे, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका क्या होता है, जो जीवन का अधिकार होता है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इसका अनुच्छेद भी दोस्तों का पूछा जाता है कि जीवन का अधिकार दोस्तों आपको ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो क्या बताओगे, अनुच्छेद नंबर 21 दोस्तों, ये भी आप याद कर लेना 21। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जीवन का अधिकार हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका ये आता है। ये चीज याद कर लेना, आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। यानी यह अधिकार आपका सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार आपको वहां पे प्रोवाइड आपको ये कराता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ, नाट्य नृत्य आपका उमाथट की एक उपशाखा है जिस यह 2023 में कहां से प्रसिद्ध हुआ था। ये दोस्तों करंट अफेयर पे काफी ज्यादा फोकस आप वहां पे कर लेना। अगर करंट अफेयर की आपके पास पीडीएफ ना हो, मैंने आपके लिए ये मान चलना कम से कम आपके इंपॉर्टेंट 600 को लेके क्वेश्चन, 600 मैंने इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर क्वेश्चन आपके वन लाइनर में प्रोवाइड करा रखे हैं। वन लाइनर हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए। अगर आप ये तैयार कर लेते, जो आपका 3 क्वेश्चन जीके में करंट अफेयर का आने वाला वहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है, अगर ना हो तो व्हाट्सएप मैसेज करके ले लीजिएगा। अब बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल होगा, तेलंगाना होगा, कर्नाटक होगा या फिर गोवा होगा। क्या बताओगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा। तो क्या बताओगे सीधा सीधा दोस्तों, राइट आंसर आपको बताना है कर्नाटक बताना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी क्या बता दोगे यहाँ पे, एक नृत्य जो आपका उमाथट ये दिया जा रहा है,
ये आपका महिला प्रधान लोक नृत्य होता है। कभी पूछा गया पुरुष प्रधान है या महिला प्रधान है, तो क्या बताना, महिला प्रधान आपका ये नृत्य वहां पे हो जाता है। और ये दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में आपका काफी ज्यादा आपका लोकप्रिय भी है, यानी काफी ज्यादा इलाकों में ये आपका नृत्य वहां पे आपका होता है। अब एक क्वेश्चन जीके के ये पूछ लिया गया, अच्छा ये बताओ आप, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लॉयड आपका केमिस्ट्री ने तत्व आपके ल्यूरोमोनिक का परमाणु क्रमांक क्या घोषित किया था। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। दोस्तों ये वैसे क्वेश्चन आपका, हमें तो केमिस्ट्री का लग रहा था, आपका साइंस में आना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका जीके में वहां पे दिया गया था। वैसे ये अगर देखा जाए क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का है, लेकिन जो पेपर में पूछा गया था जबलपुर जडारू में, तो ये हमारा जीके वाले पार्ट में आपका आ गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या बता दोगे, ये बताओगे सीधा सीधा 103 बता देना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रख लेना कि जो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि ये जो आपका ल्यूमोनिया ये चीज दिया जा रहा है, अगर इसका पूछा जाए कि वास्तविक परमाणु क्रमांक क्या है इसका, अगर दोस्तों कभी आपसे ये चीज पूछ ली जाए, वास्तविक 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 परमाणु क्रमांक, इसका वास्तविक परमाणु क्रमांक दोस्तों बता दो क्या हो जाएगा, ये आपका 116 आपका हो जाएगा दोस्तों। और लेकिन वहां पे क्या दिया गया था, आपका 103 आपका राइट किया गया था, और मेरे ख्याल से क्या होगा, अभी मैंने चेक भी किया था, वहां पे 116 आपका राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे आपका 116 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी को वहां पे राइट आपका ये मान लिया गया था। तो इसका दोस्तों क्या राइट आंसर, फिलहाल हम लोग भी यही मान चलते कि ऑप्शन बी, क्योंकि यही आपका जब जबलपुर जडारू में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ लेकिन अगर ऑप्शन में 116 आपको वहां पे दिखाई पड़ता है, तो आपको 116 में ही आपको वहां पे टिक करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में होता क्या, ज्यादातर सेम टू सेम सीधा क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में सीधा रिपीट वहां पे कर दिया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में यही सारे ऑप्शन देने, तब तो आपको 103 पे टिक करना है, नहीं तो आपको किस पे टिक करना है, 116 पे आपको टिक यहाँ पे कर देना है। अब इसके बाद उसे एक चीज ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, और 15 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन जो हमारे मैथ के आते हैं बिल्कुल आपके नॉर्मल आते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी आपकी कैलकुलेशन आती है, बड़ी आसानी सभी के आंसर आप वहां पे दे पाओगे। जैसे एक सवाल ध्यान से पढ़ो, क्या चीज दी जा रही है, सीधा बोला गया, एक ईमानदार दुकानदार अपने सामान को उसके मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो आपका 26% कम वजन देता है, उसका परसेंटेज लाभ बता दो क्या हो जाएगा। बताओ, ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब इस सवाल में कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप इसका आंसर वहां पे ना बना पाओ, बिल्कुल आसानी से इसके आंसर आप सभी के वहां पे दे सकते। देखो यहाँ पे सीधा क्या, हमने माना कि कोई हमें वेट तोलना था 100, मान लो 100 केजी हमें देना था, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, 36% कम वजन तोला, तो हमने तोला कितना भाई उसे, तो 36% यहाँ पे आप कम कर दो, कितना आप वहां पे तौलोगे, आप पहले ये बता दो आप कितना तौलोगे, आप तौलोगे 76, कितना 26 है, तो यहाँ कर लो 74, क्या हो जाएगा 74। तो आपने दिया कितना उसे, 74 आप दिया, यानी हमें देना था 100, दिया हमने 74, क्यों दिया भाई, 26% कम, तो 100 में 26 माइनस के ये 74 आ गया। अब ये बताओ हमें प्रॉफिट कितना हुआ, भाई जाहिर सी बात है कि जितना आप कम तौलोगे वही तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कितना कम तौला आपने, 26, तो यही 26 तो आपका प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जा रहा है, कैसे निकालोगे, तो ये दोस्तों आपका कितना करो, यहाँ पे 26 तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने में, 74 में आपको हुआ, परसेंटेज के इंटू 100 कर दोगे, यहाँ पे काटो कितनी बार ज्यादा, जितनी बार कटेगा आपको वही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे काटा कितनी बार गया, 13 हो जाएगा, यहाँ 2 तिहाई 6, 7 दूनी 14, 37 आपका यहाँ पे हो गया, ऊपर कितना हो गया 1300 आपका हो गया। इसे आप बस सोल्व करना है, जैसे आप इसे सोल्व करोगे आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी कि इसे सोल्व करो कितना आपका दोस्तों हो जाएगा, ये होगा जाके 35 भाग पूरा पूरा चला जाएगा, फिर जाएगा 5/3 दोस्तों, यहाँ पे कर देना, तो क्या हो जाएगा 35 सही 5/3 दोस्तों, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 सही 5/3 ही 37 कर लेना, 37 आएगा 5/37। तो सीधा सीधा राइट आंसर कितना हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन आपको करनी, आपके राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। बस क्या हुआ, देखो यहाँ पे 100 केजी हमें देना था, हमने दिया 74 का, कितना प्रॉफिट हुआ 26 का, परसेंटेज प्रॉफिट जो प्रॉफिट होता है ऊपर, कितने प्रॉफिट हुआ 74 में, पूरे 100 कर दोगे आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसके बाद उसमें एक आपका अगले सवाल दिया जा रहा है कि ये बताओ रविन एक दूरी 2 घंटे में, जाओ ध्यान से सवाल पढ़िएगा, क्या दिया गया, 2 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी चाल से और 80 किलोमीटर दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो रविन की औसत चाल बताओ क्या होगी। देखो यहाँ पे सिंपल एक बात ये ध्यान रख लेना कि जो आपकी ये औसत चाल होती है, क्या होती है औसत चाल, ये दोस्तों होगी आपकी जो भी कुल दूरी, क्या हो जाएगी कुल दूरी और बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय दोस्तों यहाँ पे करोगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, पहले तो कुल दूरी कितनी है, यहाँ पे दिया गया 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 दूरी जा रहा है, तो 2 घंटे में कितना जाएगा 6 दूनी 12, 120 हमने यहाँ पे आपने कर दिया। फिर देखो आगे क्या दिया गया, समय कितना लग गया यहाँ पे 2 घंटे, समय हमने लिख दिया यहाँ पे 2 घंटे आपका ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है। अब फिर आगे बोला गया है ये बताओ 80 किलोमीटर दूरी, अब 80 किलोमीटर दूरी और है, दूरी यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे 80 किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में अगर 40 दूरी जा रहा है, 80 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 4 दूनी 8, समय क्या लिखा 2 घंटे, ये टोटल समय हो गया 4 घंटा और दूरी हमारी होगी दोस्तों आपकी 120। अब बताओ औसत चाल क्या हो जाएगी, कुल दूरी ये आपके हो जाएगी 120 पर 80, ये आपकी 200 हो गई, कितनी बता दोगे 200। अब कुल दूरी बटे कुल समय हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो कुल दूरी क्या है आपकी 200 और कुल समय कितना 4, 4 से भाग करो कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन नंबर ए में आपको टिक कर देना है, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। मैं दोस्तों आपके बिल्कुल इजी रहती, बड़ी आसानी सारे सवालों के जवाब आप वहां पे दे लोगे। अब एक सवाल ये पूछ रहा है, अच्छा ये बताओ हमें कि 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक आपकी 180 मीटर लंबी है और वो समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, तो कितने सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से वो पार कर लेंगी, बताओ कैसे बताओगे, इसका आंसर कितना आपका हो जाएगा। देखो सवाल में क्या दिया जा रहा है, 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन आपकी ये हो गई और एक ट्रेन आपकी ये हमने मान ली, और दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं और दोनों की लंबाई है क्या समान लंबाई, 180 इसकी है 180 इसकी है, तो ये बता टोटल दूरी कितनी हो गई, ये आप बताओगे 360 आपकी यहाँ पे टोटल दूरी आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब एक चीज ये बताओ, अब यहाँ पे ये ट्रेन इधर चल रही है, ये ट्रेन इधर चल रही है, अब एक की चाल क्या है, एक की चाल आपकी 50 है, एक की चाल आपकी 70 यहाँ पे दी गई है। अब दोनों जब एक दूसरे अपोजिट चलती हैं तो इनके चाल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो चाल दोस्तों दोनों ऐड करो कितना हो गया 7 3 10 2 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ये चाल यहाँ पे हो जाएगी। अब कितना समय लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है आपकी 360, ये है 360 मीटर, अब बटे चाल कितनी 120, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, मीटर पर सेकंड में चेंज करो कितने गुणा कर दोगे 5/18 से 18 हमने क्या कर दिया ऊपर यहाँ पे आपने लिख दिया। अब ये बताओ ये 0 0 कट गया, यहाँ 12 12 12 24 12 36 किया आपने, अब काटिए कितनी बार जा रहा है 18 28 27 28 54, यहाँ पे हुआ 54 और बटे किया 5, 5 से भाग करो कितना आएगा, ये 10.8 सेकेंड दोस्तों ये आपको यहाँ पे निकल के आ गया। तो सीधा सीधा क्या बता दोगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल बड़ी आसानी से आप सभी सवालों के आंसर यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो दोस्तों, क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है और कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपके पूछे भी वहां पे गए हैं। तो क्या दिया जा रहा है, पेट्रोल के मूल्य में आपकी 60%, क्या बोला गया 60% की वृद्धि होती है, अब इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला खर्च मात्र आपका 12% की ही वृद्धि वहां पे हो, तो कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल इजी है, कुछ है ही नहीं भाई इस सवाल में, आपका कैसे सॉल्व को ध्यान से देखो। पहले हमने भाई माना कि हमारा पहला खर्चा था, हमने माना 100 रुपए था, 100 रुपए हमने खर्चा मान लिया, लेकिन अब ये बताओ अच्छा कि अगर आप पेट्रोल का मूल्य में मान 60% की वृद्धि होगी, भाई अगर वृद्धि हुई भाई हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा,
हम पहले 100 रुपए का पेट्रोल ला रहे थे, आपने कहा भाई हम 60% और बढ़ा देंगे। तो भाई ये समझ में आया 60% आपने बढ़ाया, अब प्रेजेंट टाइम पे हमारा खर्चा भी 160 हो जाएगा, क्योंकि जितना पेट्रोल की कीमत बढ़ा वही हमारा खर्चा बढ़ा। लेकिन सवाल में ये चीज हमसे बोल रहा है कि हमें ये बताओ अच्छा कि इसकी खपत में कितने परसेंट की हम कमी कर दें कि इस पर होने वाला खर्चा मात्र 12% ही बढ़े। हमने माना पहले भाई हम मान लो 100 रुपए खर्चा कर रहे थे पेट्रोल में, बढ़ा दिया भाई 160 रुपए कर दिया, तो भाई हमारा खर्चा 160 हो गया। लेकिन भाई हम क्या करेंगे, हम भाई पेट्रोल ही ज्यादा यूज नहीं करेंगे। अब हमने कह दिया भाई हम केवल 120 रुपए का पेट्रोल अब यूज करेंगे, क्योंकि हमें कितना बढ़ाना, 12% बढ़ाना, 120 भी आपका नहीं होगा भाई, आप कर दो कि हमने 112 का, हमें अब 112 का पेट्रोल केवल यूज करना है। तो ये बताओ कितना हमने ये खर्चा कम कर दिया। यानी पहले खर्चा आपको करना कितना करने वाले थे, आप करने वाले थे 160 का, लेकिन कितना कम कर लिया, ये कितना कम हो गया, आप कहोगे भाई ये तो सीधा सीधा 48 कम हो गया, 48। तो ये जो कम हुआ यहाँ पे आपने 48 लिखा, परसेंटेज आप कर दोगे 0। अब ये सोच 1 0 0 काटा, 16 16 16 2 32 16 3 48, 3 हो गया, 3 गुणे 10 करोगे 30% आपने क्या कहा, सीधा सीधा वहां पे कम आपने कर लिया। तो सीधा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह बड़ी आसानी से सभी के आंसर वहां पे आप दे पाएंगे। एक सवाल दोस्तों, ये सवाल आप ध्यान से पढ़ो फिर बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, बस जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है आपको वैसे सॉल्व करते हुए चलना है। ये सवाल जब भी आते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ अच्छा, ये सवाल एक बार ध्यान से पढ़ो फिर मैं सॉल्व कराता हूँ कैसे आप इसके आंसर वहां पे लाओगे। देखो यहाँ पे ये बताओ, अगर आप ये बताओ अगर 6 का भाग आप 84 में कर दो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे भाई 14 बार आपका गया। फिर यहाँ पे लिखा गुणा, अब 7 का भाग, ये ब्रैकेट सॉल्व, ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, अब ये ब्रैकेट सॉल्व को 7 का भाग आपने 91 में किया, ये कितनी बार जाएगा, आपने कहा ये 13 बार गया। ठीक है, ये फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल। अब 2 का भाग 16 में किया, ये गया आपका 8 बार गया, ये है गुणे के सिंबल। अब 8 माइनस 6 ये हो गया आपका 2। अब क्या सॉल्व करोगे, सबसे पहले गुणा आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये 13 39, 13 13 13 26 13 39, यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 गुणे 13 प्लस का 8 गुणे 3, ये तो हो गया आपका 8 9 16 हो गया, 13 से 26, हाँ देखो 14 14 28 42, ये आप इनको गुणा किया, ये दोस्तों हमारा हो गया आपका 182 हो जाएगा। अब ये दोस्तों आपका हो गया 16। अब इन दोनों का आप जैसे ही ऐड करोगे ये आपका 198 आपका आ जाएगा। सीधा सीधा क्या आपको बोल देना है कि इसका राइट आंसर कितना आपको यहाँ पे हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो 198 बराबर 198, यानी कि कहाँ पे गलत हो रहा है, यानी कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा। वैसे 198 आना चाहिए था, कुछ गलत हो रहा है क्या यहाँ पे, फिर से देखते हैं। 14 14 28 14 42 और 42 को 2 हमने किया, हासिल हमारा आ गया 4, और 14 के 14 14 से 18 हो गया, और यहाँ प्लस हुआ 8 2 16 हो गया 198, यानी 198 आपका आएगा। सवाल भी आपका सेम है, यानी कि भाग किया 14 बार जाएगा, 6 के 6, फिर यहाँ पे 91 हुआ प्लस का 16 हुआ, 8 में 2 सही है। इसके ऑप्शन हो सकता है आपके कोई गलत हो गया हो, लेकिन जो आपका इसका राइट आंसर कितना बताओगे, 198 आपका यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी ऑप्शन आप कट करके मान लो 198 यहाँ पे लिखा जाता, सीधा सीधा क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद तो हमारे साइंस के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, और टोटल आपके 15 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी के आते हैं, फिर आपके 15 केमिस्ट्री के आते हैं, 5 आपके फिजिक्स से इस बार भी आपके एग्जाम में यहाँ पूछे जाने वाले हैं। इस सवाल में क्या दिया गया है, ये बताओ किस विटामिन को आपका अपनी सक्रियता के लिए आपका कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। आप बताओ कौन सी विटामिन होगी यहाँ पे, विटामिन B12 होगा, विटामिन डी है, विटामिन B2 है, या विटामिन ए है। तो क्या बताओगे अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन हमारा पूछ लिया गया, तो सीधा सीधा आपको क्या बताना है, विटामिन B12 दोस्तों आपको बताना है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और विटामिन B12 को और क्या आपको बोला जाता है, यहाँ पे नोट करना, कोबालमीन दोस्तों ये आपका वहां पे कहलाता है, और ये आपका तंत्रिका तंत्र और लाल रक्त कोशिकाओं की क्रिया में आपका ये सहायक भी वहां पे होता है।
और कभी तो उसे अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है भाई, एनीमिया। क्या हो सकता है दोस्तों, आप बताओगे भाई, एनीमिया आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो जाती है, यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको फेस करनी वहां पे पड़ सकती है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है कौन सी प्रक्रिया में, ये पूछा गया है, बताओ। प्रकाश संश्लेषण होगा, अंतःस्राव होगा, श्वसन होगा, अवशोषण होगा। पुणे जडावरा में सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आप क्या बताओगे इसका राइट आंसर? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमारा रिपीट होता है तो क्या बताओगे? सीधा सीधा बताना दोस्तों, आपका श्वसन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों होता क्या है, जो आप श्वसन यहाँ पे करते हो, श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और ये आपका एटीपी के रूप में आपका ये ऊर्जा वहां पे उत्पन्न करता है। और ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, आपके माइट्रोकांडिया में। कहाँ पे होती है? माइट्रोकांडिया में आपकी होती है। और ये सजीवों के जीवन क्रिया के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी आपका वहां पे हो जाता है। और कभी तो ये क्वेश्चन अगर पूछा गया कहाँ पे होती, ये भी ध्यान रखना, माइट्रोकांडिया में ये चीज आपकी वहां पे होती है। अगले सवाल में पूछ रहा है, किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया और बेसिक सवाल भी होता है, और हर बच्चा यहाँ पे राइट आंसर भी इस क्वेश्चन के यहाँ पे दे रहा है। तो बताओ क्या है, गाल्जी बॉडी है, माइट्रोकांडिया है, राइबोसोम है, या लाइसोसोम है? तो क्या बताओगे दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हाँ बेटा बिल्कुल। अनुराग बता रहे हैं कि सी हो जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर देखो क्या आपका हो जाएगा, सी। दोस्तों ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका माइट्रोकांडिया होगा। ऑप्शन बी ही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका अभी मैंने बताया था, ये आपका एटीपी के रूप में आपका ये ऊर्जा वहां पे उत्पन्न करता है, यानी ऊर्जा का निर्माण वहां पे करता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, अपना डीएनए खुद का आपका होता है। अब ये कोशिका के श्वसन का केंद्र भी आपका वहां पे हो जाता है। अब अगले सवाल में पूछ रहा है कि गलत रक्त देने पर शरीर में क्या प्रतिक्रिया होगी? भाई ध्यान से पढ़ो फिर समझो। अगर भाई कोई व्यक्ति ऐसा है, अगर ब्लड वहां पे उनके ना, ब्लड ग्रुप उनका ना मिला जाए, सीधा ब्लड लिया जाए, दूसरा का ब्लड लगा दिया जाए, उसे क्या दिक्कत होगी? एक बार पढ़ो फिर बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए देखो, ये चार ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। अब इसमें राइट आंसर आप कितना बता दोगे इसका? देखो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी आरबीसी होता है ना, आरबीसी का जो संक्षोभ हो जाता है, आरबीसी क्या होगी, टूट जाएगी। तो क्या हो बताओगे राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपका क्या होता है, जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, टूटने आपकी लगती है। और इसमें क्या होता है, अगर आरबीसी टूटती है आपकी तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेना पॉइंट, हीमोलाइसिस। क्या हो जाएगा आपका, हीमो, इसे आपका हीमोलाइसिस आपका कहा जाता है। इससे क्या होता है, उस व्यक्ति की मृत्यु वहां पे हो जाएगी। जब आपकी आरबीसी टूटने लगेगी तो उस व्यक्ति की वहां मृत्यु भी आपके हो जाती है। इसीलिए मतलब किसी का ब्लड लेके किसी को भी वहां पे नहीं चढ़ा दिया जाता, पहले उसका ब्लड ग्रुप इसीलिए वहां पे आपका चेक किया जाता है। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, त्वचा की बीमारी आमतौर पर किससे होती है? जो आपकी स्किन प्रॉब्लम होती है ये किससे होती है बताइए? बताओ आप, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, या फंगस है? क्या बताओगे राइट आंसर इसका? तो अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, सीधा सीधा क्या बताओगे, फंगस बताना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी क्या बताओगे, जैसे आपका दाद हो गया या खुजली हो गई, दाद हो गया दोस्तों, या फिर आपकी खुजली। इसके बाद दोस्तों आपका जो एथलीट फुट होता है, क्या होता है, एक आप नोट करना, एथलीट फुट। ये सारे दोस्तों किससे होते हैं, ये सारे सारे आपके फंगल से होते हैं। और ये जैसे आपका नमी हो गया या गर्मी हो गया, इसमें ये इनके चांस ज्यादा हो जाते हैं फैलने के वहां पे। तो राइट आंसर क्या बताओगे आप, फंगस यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि जो पीयूष ग्रंथ होती है शरीर में कहाँ पे स्थित होती है? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका हो जाता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार वहां पूछा गया है। बताओ, हृदय के आधार पे होगी, मस्तिष्क के आधार पे होगी, गर्दन में होगी, जठर पे होगी? और ये इसका राइट आंसर क्या बताओगे दोस्तों? आपको ऑप्शन बी बताना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका हो जाता है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार वहां पूछा भी गया है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रख लेना कि जो आपकी ये पीयूष ग्रंथि होती है, इसको एक अन्य नाम क्या नाम से जाना जाता है, इसे आपका मास्टर,
यहाँ पे क्या लिखो, इसे आपका मास्टर ग्रंथ भी दोस्तों आपका ये वहां पे कहा जाता है। और ये आपका जो मस्तिष्क के कहाँ पे होता है, मस्तिष्क के आधार पे होता है। किसके नीचे होता है, यहाँ पे ये भी पॉइंट नोट कर लें, ये आपका हाइपोथैलेमस, क्या लिखोगे, हाइपोथैलेमस के नीचे दोस्तों ये आपका वहां पे स्थित होता है। और ये अनेक हार्मोन का नियंत्रण करता है। इसका मेन काम क्या होता है, जो आपका पीयूष ग्रंथि होगी, जो हमारे शरीर से हार्मोन आपके निकलते हैं उसका कंट्रोल करना, इसी का काम वहां पे आपका हो जाता है। अच्छा, अगला सवाल आता है कि सार्वभौमिक दाता किस रक्त समूह को कहा जाता है, यानी वो इंसान कौन है जो सभी को अपना रक्त वहां पे दे सकता है। बताओ कौन हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं जो कि आपका पुणे जडाउर में सीधे सीधे हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो क्या बताओगे दोस्तों, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका ओ, यानी कि दोस्तों जिसका ब्लड ग्रुप आपका ओ निगेटिव होता है, ये किसी को भी अपना ब्लड वहां पे दे सकता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका जो ब्लड ग्रुप ए होता है और ब्लड ग्रुप बी होता है, इनमें क्या होता है, इनमें एंटीजन नहीं होता। इसमें क्या बताओगे, एंटीजन, इनमें इनके एंटीजन आपके नहीं यहाँ पे होते हैं। और ये लगभग आपका सभी रक्त समूहों को दिया जा सकता है जो आपका ओ निगेटिव वहां पे होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखना, ओ निगेटिव ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका ब्लड आपका सभी को वहां पे दिया जा सकता है। अब एक सवाल पूछ रहा है कि रुधिर स्कंदन, क्या लिखा है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है, यानी जो हमारा ब्लड का जो थक्का जमता है उसमें हेल्प करने वाला विटामिन कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। और यहाँ पे 4 आप विटामिन के नाम क्या दिए गए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो आप बताओ इसका राइट आंसर कितना करोगे आपके एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन वहां पूछा गया तो सीधा सीधा क्या बता देना आपको, बताओगे विटामिन डी, ऑप्शन वो विटामिन के, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो आपका ये विटामिन के होता है, ये खून के थक्के को जमाने के लिए बहुत जरूरी आपका वहां पे हो जाता है। और दोस्तों इसके कमी से क्या होता है, इसकी किसी इंसान के अंदर कमी होगी तो क्या होगा, जो आपका रक्त स्राव होता है, क्या होता है, रक्त स्राव होता है, ये बहुत ज्यादा आपको, यानी बहुत अधिक मात्रा में आपका ये वहां पे होना हो जाता है। और विटामिन के दोस्तों पूछा जाए किसमें आपका ये पाया जाता है, इसके प्रमुख स्रोत क्या हो जाते हैं, तो क्या बताओगे, जो आपकी हरी पत्तेदार, क्या बताओगे, हरी पत्तेदार दोस्तों जो आपकी सब्जी होती है उसमें ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपका विटामिन के वहां पे पाया जाता है। जैसे पालक हो गया, इनमें बहुत ज्यादा विटामिन के आपका वहां पाया जाएगा। अब एक सवाल ये हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ, आजीवा समुद्र प्राणी के बारे में कौन सा कथन सही है, सही पूछा जा रहा है। एक बार सारे ध्यान से पढ़ो, ये भी आपकी जो अभी प्रेजेंट टाइम पे रेलवे के एग्जाम वहां पे हुए थे, ये क्वेश्चन बहुत बार वहां पे रिपीट आपका हो रहा था, तभी ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, क्योंकि अभी आपका एग्जाम भी टीचर्स कराने वाली है और रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम भी टीचर्स ही वहां पे आपकी करा रही है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, सीधा बताओ इनमें कौन सा कथन सही है, इनका रक्त सदा शीतल रहता है, ये तो गलत हो गया भाई। इनका शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता है, हाँ ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपके आजीव सब प्राणी होते हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से प्राणी आएंगे, जैसे दोस्तों आप बता दो, जैसे मछली हो गया आपका, एक प्राणी क्या होगी भाई, मछली। या फिर दोस्तों आपके जो सरीसृप, सरीसृप भी नोट कर लो, ये सारे इसी में आते हैं, यानी कि इनका तापमान क्या होता है, आज में तापमान नियंत्रण यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, इनका जो शरीर होता है ये तापमान वातावरण पर निर्भर वहां पे करता है। और इन्हें दोस्तों आपका क्या बोलते हैं, पोइक्लोथर्मिक प्राणी भी इन्हें आपका कहा जाता है। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बता दोगे आप, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या प्रयोग किया था। आप देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो पहले आम के पेड़ वहां पे तोड़ लिए जाते हैं, आम के जो जितने फल हुए सारे तोड़ लिए गए, या फिर जो आपके पपीते के जितने फल होते हैं वो सारे तोड़ लिए गए, बाद उन्हें पकाने के लिए क्या किसका यूज किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कि ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए, एसिटिलीन करो, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, किसका यूज करोगे, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन वहां पूछा भी गया है। तो क्या बताओगे, सीधा दोस्तों एसिटिलीन का, किसका यूज करोगे आप, एसिटिलीन का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो आपको ये एसिटिलीन गैस होती है, ये कैसी गैस होती है, क्या बताओगे, कार्बाइड,
ये कैसी गैस है यहाँ पे आप बताओगे, ये आपकी कार्बाइड गैस भी इसे दोस्तों आपका ये वहां पे कहा जाता है। अब ये आपका केला हो गया, आम जैसे फलों पकाने उपयोग किया जाता है। और जो अधिक उपयोग से क्या होता है इस पे, अगर कभी कभी क्या होता है आप देखा होगा, जो हम लोग मार्केट से वहां फल लाते हैं तो कई लोग क्या होता है वहां पे फूड पॉइजन वहां पे हो जाता है, इसके दोस्तों इसके ही साइड इफेक्ट वहां पे होते हैं। अगर इसकी मात्रा अपने ज्यादा यूज वहां पे कर लेते हैं तो ये आपका नुकसान भी वहां पे करता है। तो ये भी चीज ध्यान रखना कि वैसे मैं तो क्या बताया जाए, आजकल तो आज ज्यादा हर चीज में मिलावट ही आपकी वहां पे आने लगी है। तो इसी वजह से अगर ज्यादा कोई यूज करता है जो आपके फूड पॉइजन होती है, यानी इसको खाने के बाद तबियत खराब हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, उल्टियां होती है, इसी के सारे साइड इफेक्ट आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। अच्छा ये बताओ, यदि माता पिता में से एक का रक्त समूह ए बी है और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे का रक्त समूह क्या आपका हो सकता है? और दोस्तों ये क्वेश्चन, ये एक पूरा पूरा टॉपिक ही आपका वहां पे हो जाता है। फिलहाल हम लोग केवल यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे, और जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे उससे मैंने बिल्कुल आपका डिटेल से ऑलरेडी वहां बता रखा है। एक बार वो उस नोट्स में आप जरूर वहां पे ध्यान से देख लीजिएगा। इसका दोस्तों राइट आंसर आप यहाँ पे क्या कह दोगे सीधा सीधा, वो आपका ए भी हो सकता है। यानी कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यदि माता पिता में से एक रक्त ए बी है और दूसरा आपका ओ है तो उसके बच्चे क्या हो सकते हैं, उसके बच्चे तो ए या बी कुछ भी आपके हो सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो क्या बता दोगे आप, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों जैसे मैंने कहा, इसमें आपका पूरा पूरा एक टॉपिक ही आपका बन जाता है, यानी पूरी एक लेक्चर ही इसमें आपका तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल जब हम कभी इसके ब्लड के बारे में एक अपना पूरा एक मान चैप्टर इसका पढ़ेंगे वहां पे, तो मैं डिटेल्स इसके बारे में आपको जरूर वहां पे बता दूंगा। और इसके बाद एक सवाल ये हमसे पूछ रहा है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? भाई हड्डियों के आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि हमारे खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, हाथों में हड्डियां, पैर में हड्डियां, टोटल हड्डियां कितनी होती है, नाक में हड्डियां कितनी है, कान में कितनी हड्डियां होती हैं, और ऐसे क्वेश्चन कई सारे हमारे पेपर में आपके वहां पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे, यहाँ बताओगे सीधा सीधा 206 हड्डियां हो जाएंगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे ये नोट करना, ये किसमें होती है, आपके वयस्क इंसान है, बड़े इंसानों में आपके 206 वहां पे आपकी हड्डियां होती है। वहीं पे दोस्तों कभी अगर पूछा गया जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, इनमें हड्डियां कितनी होती है, इनमें आपको 300 हड्डियां यहाँ पे बता देना है। और कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो किसका नाम बताओगे, यहाँ बता दोगे फीमर हड्डी, जो कहाँ पाई जाती है, आपकी जांग में हड्डी पाई जाती है, फीमर सबसे लंबी होती है। बच्चों पूछेगा 300 हड्डी, वयस्क का पूछा जाएगा आपको 206 हड्डियों की संख्या वहां पे आपको बताना है। अगले सवाल पूछा जा रहा है, ये बताओ अच्छा आप अजय पाइथियस थे, कौन थे ये बताओ। ये चार ऑप्शन है, स्तनधारी जो लुप्त हो गए ये थे, या फिर विशाल शाकाहारी जीव, या अंडे देने वाले स्तनपायी, या फिर सरीसृप जो लुप्त आपके हो गए, ये कौन से आपके यहाँ पे हो जाएंगे? तो क्या बताओगे इसका राइट आंसर, सीधा सीधा ये बताना कि सरीसृप जो आपके लुप्त हो गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको इसका राइट आंसर यहाँ पे बताना है। और ये दोस्तों यहाँ पे आपकी जो सरीसृप ये लुप्त हो गए, इन्हें क्या बोलते हैं? जैसे इसमें एक ये नोट कर लेना, ये किस में कौन समूह में आते थे? जैसे दोस्तों आपके जो डायनासोर थे, डायनासोर दोस्तों इसी में आपके ये आपके वहां पे आ जाते थे। यानी ये आपके हिम युग में समाप्त आपके हो गए। कहाँ पे आपका जो हिम युग चला था वहीं पे ये आपके सारे सारे समाप्त आपके हो गए थे। अच्छा अगला सवाल आ रहा है, इसमें बताओ राइट आंसर क्या आपका होगा। ये बताओ स्तनपायी में जो आपकी श्वेत ग्रंथियां किससे संबंधित आपकी होती हैं? ये चार ऑप्शन दिए गए, बताओ किससे संबंधित आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। तो अगर आपके एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन आपके पूछा गया, रिपीट हुआ, तो क्या बताओगे? आपको बताना ताप नियमन बताना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों ये जो आपकी श्वेत ग्रंथियां होती हैं, ये शरीर की गर्मी को क्या करते हैं, संतुलित वहां पे करती है। अब ये पसीने के रूप में क्या करते हैं, जल और लवण बाहर हमारे शरीर निकाल देती है, और ये त्वचा में आपकी स्थिर होती है। यानी आप देखो जब आपको गर्मी लगती है, धूप निकलते, आपके शरीर पसीना काफी निकलता है। तो इसका दोस्तों मेन कारण यही होता है कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है ये कंट्रोल करती है। ये जो पसीना आपका निकलता है तो शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो आपका ऑटोमेटिक डाउन वहां पे हो जाता है। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताओगे, ताप नियमन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा अगले सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है?
कौन सा विटामिन आपका सहायक होगा, ये आपसे पूछा गया है, क्या बताओगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, कौन सा विटामिन आपका होगा, क्या बताओगे यहाँ पे? तो सीधा आपको बताना है विटामिन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी विटामिन ए क्या करता है, संक्रमण से सुरक्षा प्रदान आपका ये यहाँ पे करता है। और विटामिन ए आपका क्या होता है, आंखों के लिए भी बहुत आवश्यक आपका होता है। और कभी अगर इसकी कमी दोस्तों हो जाती है विटामिन ए की, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सी बीमारी आपको हो जाएगी, रतौंधी। कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी नामक बीमारी आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे एक हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा। और क्या दिया गया यहाँ पे, ध्यान रखो, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कौन सी गैस का प्रयोग करो जीवाणु को नष्ट करने का? और शायद इसका आंसर कोई बच्चा ऐसा हो जो नहीं बता पाएगा, लगभग हर बच्चे को इसका आंसर वहां पता होगा। तो क्या बताओगे दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन आप बता दोगे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका ये क्लोरीन होता है ना, ये एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक भी आपका यहाँ पे होता है। और इसका यूज दोस्तों जल शुद्धिकरण में बहुत ज्यादा आपका होता है। पहले क्या दोस्तों, जो कुएं होते थे वहां पे, जो हम लोग वहां कुएं से लोग पानी पीते थे वहां पे, तो उसके जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन की गोलियां ही उसमें वहां पे आपकी डाली जाती थी, ताकि उसका जल आपका शुद्ध हो जाए, जो छोटे मोटे कीटाणु सारे मर जाए, और उस जल का हम लोग पीने के लिए यूज वहां पे कर सकें। तो किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का आपका यूज वहां पे आपका किया जाता है। और दोस्तों जो आपके स्विमिंग पूल होते हैं ना, वहां पे क्लोरीन की गोलियां आपकी मिलाई जाती है, ताकि वो जल आपका शुद्ध वहां पे बना रहे। इसमें ये बताया गया है कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान 36 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? और हम सभी को पता है न्यूट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, जो आपके ये न्यूट्रॉन होते हैं, ये बराबर होते हैं आपकी द्रव्यमान संख्या माइनस का परमाणु संख्या, माइनस का परमाणु संख्या के बराबर आपकी दोस्तों ये वहां पे होते हैं। और यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान 36 है और परमाणु क्रमांक 17 है। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 36 माइनस आप 17 करोगे, ये आपका 19 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या बता दोगे, सीधा सीधा 19 बता देना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलो अगले सवाल में पूछा जा रहा है, जब लोहे पे जंग लगता है उसका भार क्या होगा? अब ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने करा भी दिया है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी हमारे कई बार जाता है। तो सारी चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखते चलना, ताकि जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए, कोई क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाना चाहिए। बस दोस्तों मैं जितना बता रहा हूँ, आप एग्जाम तक आप तैयारी करिए, आपके पेपर यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको दिखेंगे। देखिए ये सारी चीजें आपको वहां पता होनी जरूरी वहां पे हो जाती हैं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या बताओगे भाई? हम सभी को पता भाई बढ़ता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और क्यों दोस्तों भार बढ़ जाता है, इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन हो जाएगा Fe2O3 बनने के कारण इसका भार क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। यानी ऑक्सीजन और नमी जहां मौजूद होगी और लोहे में तुरंत जंग वहां पे आपका लग जाएगा। तो कभी अगर पूछा गया लोहे पे जंग लगने के लिए क्या चीजें जरूरी होती, क्या बताओ? एक नमी होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं, इसका भार क्या हो जाएगा, आपका बढ़ वहां पे जाता है। और दूसरा, जब लोहे पे जंग लगती है उसकी जो मजबूती होती है वो भी आपकी वहां पे कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो घर में अपने लोहे के सामान होते हैं, दरवाजे हो गए या फिर आपके जंगले होते हैं, उसमें आपका पेंट इसी वजह से किया जाता है, ताकि उसमें जंग ना लगे और वो चीज वहां पे आपकी खराब ना हो। चलो अगला सवाल है, पूछ रहा है, वो धातु कौन सी है जिसका उपयोग विद्युत चुंबक में नहीं होता है? तो क्या दिया गया, नहीं होता है, किसके रूप में? आपका विद्युत चुंबक के रूप में नहीं होगा। लोहा, तांबा, निकेल, कोबाल्ट, किसका आप क्या आंसर बताओगे इसका? तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, सीधा बताना है किसका आंसर आपको बताना। तांबा का यूज दोस्तों हम लोग यहाँ पे नहीं करते। तांबा केवल दोस्तों किस रूप में आपका यूज होता है, ये होता है आपका केवल कंडक्टर के रूप में, ये केवल आप कंडक्टर के रूप में आपका ये यूज किया जाता है। और दोस्तों विद्युत चुंबक के रूप में किसका यूज होता है, क्या बताओगे यहाँ पे? जैसे आपका लोहा हो गया, लोहा का यूज कर सकते हो, या फिर आपका कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट का यूज कर सकते हो, निकेल का भी दोस्तों आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन किसका, यानी कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट सभी का यूज कर सकते हो, और ये आपका केवल कंडक्टर के रूप में ही आपका वहां पे यूज होता है।
अच्छा ये बताओ धातु मुक्त अवस्था में कौन सी पाई जाती है? कौन से वो धातु है मुक्त अवस्था में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएगी? बताओ, तांबा है, लोहा है, जस्ता है, शीशा है, क्या बताओगे राइट आंसर? अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया तो सीधा सीधा क्या बताना है? तांबा, कॉपर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है। यानी जैसे आपका सोना हो गया, सोना हो गया, या फिर दोस्तों आपकी चांदी हो गई, सोना, चांदी, तांबा, ये सारे आपके मुक्त अवस्था में दोस्तों ये आपके वहां पाए जाते हैं। और दोस्तों जो आपका ये तांबा होती है ना, ये प्रतिक्रियाशील धातु भी आपकी वहां पे हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे? सीधा सीधा इसका आप बता दोगे आप क्या? तांबा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलो अगले सवाल में पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अब बताओ, ये चार ऑप्शन दिया गया कि अपचायक है, उपचायक है, निर्जली कारक है या वियोजन कारक है। क्या आपका है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो क्या बताएंगे हम भाई? कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका निर्जली कारक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपको ये CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये जल से जल को क्या होता है? हटाने में आपका सहायक होता है। और कहाँ पे इसका यूज होता है? और एक यूज होता है यह आग बुझाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज वहां पे किया जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके एक अम्लीय गैस भी आपकी वहां पे होती है। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। चलो एक सवाल में हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक, क्या पूछा गया है? सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? बता, लोहा होगा, शीशा होगा, सिल्वर होगा, स्वर्ण होगा, क्या बता दोगे? इसका राइट आंसर कितना आपको वहां पे हो जाएगा? पूछा जा रहा निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा हो जाएगा? ये बताओगे शीशा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि जो शीशा आपका दोस्तों होता है, ये विद्युत का बहुत कमजोर चालक होता है, बहुत कमजोर चालक आपका हो जाएगा। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इंसुलेटर के रूप में होता है। कहाँ पे होता है? इंसुलेटर के रूप में इसका यूज भी वहां पे होता है। अब अगर कभी क्वेश्चन दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना, सिल्वर वाला पॉइंट दिया गया है, सिल्वर क्या होता है? सबसे अच्छा, जो कि चांदी होती है, यहाँ पे पॉइंट नोट करना, सबसे अच्छा चालक दोस्तों ये सिल्वर आपका होता है। कभी पूछेगा सबसे अच्छा चालक इनमें से जो आपके दिए गए हैं, इसमें आपका क्या हो जाएगा? सिल्वर। चांदी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है। चलो एक सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रमुख डिटर्जेंट में क्या आपका होता है? क्या आपका होगा? बाइकार्बोनेट होगा, या फिर आपका सल्फोनेट होगा, नाइट्रेट होगा, या बिस्मेथ होगा? क्या आपका यहाँ पे होगा? और ये आपका जबलपुर जडारो में क्वेश्चन हमारा सीधे सीधे पेपर में आपका पूछ लिया गया था। तो क्या बताओगे सीधा राइट आंसर? ये होगा दोस्तों आपका सल्फोनेट। क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये सल्फोनेट यहाँ पे दिया जा रहा है, ये आपका सर्फेक्टेंट का एक क्या हो जाएगा? एक आपका एजेंट यहाँ पे हो जाता है। और ये गंदगी और तेल को क्या होता है? हटाने में काफी ज्यादा मदद आपको वहां पे करता है। और डिटर्जेंट के प्रमुख यौगिकों में से आपका एक ये भी आपका वहां पे हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। तो ये आपके वो सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में फिलहाल पूछे जा रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से वहां पे जरूर करिएगा। अब इससे पूछा गया सुक्रोज को जल अपघटन से बनता है। सुक्रोज का जल अपघटन से क्या बनेगा? केवल आपका लेवलोज बनेगा, आपका ग्लूकोज बनेगा, या फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे, ग्लूकोज और लैक्टोज बनेगा? क्या आपका बन जाएगा? तो क्या बताओगे सीधा राइट आंसर? ये बताना ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका सुक्रोज होता है, सुक्रोज होता है, ये बराबर क्या होता है दोस्तों? ये बराबर आप क्या करोगे? ग्लूकोज प्लस आपका फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोस्तों ये आपका वहां पे हो जाता है। अब ये दोस्तों आपका क्या होता है? एक द्विशर्करा होता है। क्या? द्विशर्करा आपका यहाँ पे हो जाता है। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या हम बता देंगे? ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। चलो अगले सवाल में पूछ रहा है कि एथिल अल्कोहल का आप बताओ अच्छा IUPAC नाम क्या है? किसका पूछा गया? एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? ये चार ऑप्शन एक बार आप ध्यान से पढ़िए, फिर बताओ IUPAC नाम क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट कभी हुआ तो क्या बताओगे? सीधा सीधा एथेनॉल बताना है। क्या? एथेनॉल आपको बता देना है।
और दोस्तों जो आपका ये एथेनॉल होता है ये क्या होता है, एक का आपका एल्कोहल ही होता है, यानी क्या होगा C2H5OH। ये इसका रासायनिक सूत्र भी आप नोट कर लेना। ये आपका एक रंगहीन ज्वलनशील तरल आपका हो जाता है, यह पीने योग्य शराब का मुख्य घटक भी आपका वहां पे हो जाता है। इसका रासायनिक सूत्र भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। चलो एक सवाल आपका अगला सवाल है, बताइए, जो कि आपका दानापुर जडारो में पूछा गया था। ये बताना है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। अब ये 4 ऑप्शन ध्यान से देखो। अब हमें बताना है कि सबसे प्रबल अम्ल इनमें से आपका कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल सबसे ज्यादा इसमें कौन सा है, क्या बताओगे यहाँ पे आंसर? ये बताना आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल यहाँ बताओगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपका H+ आयन होता है, H+ आयन दोस्तों होता है, ये बड़ी आसानी से आपका निकलता है। इसी वजह से आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय आपका ये यहाँ पे हो जाता है। तो क्या बता दोगे राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ, फेन प्लांट प्रक्रिया का प्रयोग किस धातु कर्म के लिए किया जाता है? किस धातु कर्म के लिए आप इसका यूज करोगे? सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, या सल्फेट अयस्क, या फिर क्लोराइड अयस्क? किसके लिए यूज करोगे बताओ? राइट आंसर यहाँ पे क्या बताओगे? ये बताना सीधा सीधा सल्फाइड अयस्क बताना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या बता दोगे? सल्फाइड अयस्क के लिए बता देना है। बस दोस्तों आपका एग्जाम से जो मैंने नोट्स आपको दे दिए बना के ना, वो आप रट्टा मान लो वहां पे। अगर वो तैयार करके जाते और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सारे आपको दे ही रखे हैं, और उनमें भी जो आपके मेन मेन क्वेश्चन वो मैं आपको यहाँ करा ही रहा हूँ। तो अभी वही सारे चीज तैयार करके वही पेपर देने जाओ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। सीधा सीधा प्ले स्टोर पे जाना, NA वाला सर्च कर लेना। NA वाला जैसे ही आप सर्च करोगे एप्लीकेशन आपका आ जाएगा, वहां पे वो कंप्लीट नोट्स लेके तैयारी आप स्टार्ट करिएगा। चलो अगले सवाल में पूछा जा रहा है, उच्चतम आयन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व बता दीजिए कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा। हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, लिथियम होगा, सोडियम होगा? क्या बताओगे, क्या राइट आंसर उसका वहां पे होगा? तो क्या बताना है राइट आंसर? सीधा सीधा हम बताएंगे हीलियम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपकी ये हीलियम होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे आपका दोस्तों नोबल गैस के नाम से भी आपकी ये वहां पे जानी जाती है। यानी ये आपका एक पूर्ण इलेक्ट्रॉन शेल के नाम से आपका ये जाना जाता है। अब इसे आयनित करना काफी ज्यादा आपका मुश्किल भी होता है, और सबसे ऊंची आयनन ऊर्जा हीलियम की ही वहां पे होती है। सबसे ऊंची आयनन क्षमता हीलियम की ही वहां पे होती है, ये चीज भी आप याद रखिएगा। अच्छा अगले सवाल में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से, यहाँ पे क्या लिखा, फलों को यहाँ पे लिखा कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? कृत्रिम रूप से बताओ। ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यहाँ कृत्रिम वर्ड दोस्तों लगा हुआ, ये चीज आप ध्यान से एक बार देख लेना। फिर बताओ राइट आंसर क्या होगा? एसिटिलीन होगा, एथिलीन होगा, मीथेन होगा, एथीन होगा? तो क्या बताओगे राइट आंसर दोस्तों? इसका बता देना, एथिलीन का नाम बता देना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो आपका ये एथिलीन होता है ना, ये पौधों का एक आपका एक प्रकार का हार्मोन ही वहां पे होता है। एक प्रकार का हार्मोन दोस्तों ही आपका होता है, जो यह फल पकाने की प्रक्रिया को तेज वहां पे कर देता है। जैसे फल आपके धीमे धीमे पकते हैं वहां पे, इससे क्या होता है, फल आपके जल्दी पक जाते हैं। तो किसका यूज किया जाएगा? एथिलीन का यूज वहां पे आपका किया जाता है। अब केमिस्ट्री एक हमारा लास्ट सवाल आता है, इसके हमारे फिजिक्स क्लास वो क्वेश्चन आपके स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। अब ये बताओ, ध्यान से सवाल पढ़ो। यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखते के लिए एक सूक्ष्मदर्शी प्रयोग करें, तो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? आप भी ध्यान से देखना कि अगर आप किसी कमरे में बैठे हो, अब वहां पे कोई रोशनदान लगा, उधर जो लाइट आपकी आती है, आप उस लाइट में जब देखते हैं कि भाई उसमें हल्के फुल्के कण वहां पे हमें तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो यही पूछा जा रहा है, ये प्रभाव क्या कहलाता है? तो ये प्रभाव क्या कहलाएगा दोस्तों? सीधा सीधा बोल दोगे क्या? ये होता है ब्राउनियन प्रभाव। क्या होता है? ब्राउनियन प्रभाव कहलाती है। ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो वो कण होते हैं ना, अनियमित गति किया करते हैं, यानी हल्की सी किधर से हवा आती वहां पे वो आपके हिलना स्टार्ट वहां पे हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है? आपके ब्राउनियन प्रभाव कहलाता है। ब्राउनियन प्रभाव आपका ये वहां पे कहलाता है। अगर कभी ये पूछा जाए, इसे खोजा किसने था, वैज्ञानिक का नाम,
तो वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे खोजा था। एक चीज ये भी आप नोट कर लेना, अगर कभी पूछा जाए भाई खोजकर्ता भी तो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बता देना कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्राउन आपके वहां पे हो जाएंगे। और हमारे फिजिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं। भाई कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स और मैथ पे काफी कम फोकस करते हैं। भाई भले ही आपके एग्जाम में थोड़े ही क्वेश्चन आते हैं, भाई आते तो है ना हमारे पेपर में, और हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। ये नहीं करना भाई मैथ का 5 आता है भाई इसमें ध्यान नहीं देना, एक ही क्वेश्चन भाई बच्चों को सिलेक्शन बाहर करता है। और मैथ बिल्कुल तो इजी भी आपके वहां पे आती है। अगर कई सारे बच्चे अगर मैथ फोकस नहीं करते हैं, भाई मैथ भी ध्यान आप वहां पे दे दो, मैथ के भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैथ के नॉर्मल भी आते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां बना लोगे, कोई दिक्कत भी आपको वहां पे नहीं होगी। फिलहाल ये सवाल देखो कि दो धनात्मक आवेश के बीच बल का क्या होगा जब उन्हें एक दूसरे के पास लाया जाए, तो क्या होगा वहां पे? बल बढ़ेगा, बल घटेगा, बल वैसा ही रहेगा, बल घटना चालू होने से पूर्व अधिकतम तक पहुंचने के लिए बढ़ेगा। तो क्या बताओगे राइट आंसर? सीधा सीधा तो सीधा भाई बल तो घट ही जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जब समान आवेश एक दूसरे की ओर आते हैं क्या होता है ना, प्रतिकर्षण होगा वहां पे, तो भाई प्रतिकर्षण होगा, बल वहां पे घट ही जाएगा वहां पे, सीधा सीधा आप यहाँ पे राइट आंसर क्या बता दोगे? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बताओ भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? भाई इसका आंसर हर बच्चा दे पाएगा। ये क्वेश्चन साइंस में भी हमारा आता है और जीके वाले पार्ट में भी हमारा पूछा जाता है। तो क्या बताओगे भूकंप को मापने के लिए किसका यूज होता है? आपका यूज हो जाएगा यहाँ पे, बताओ भूकंप को मापने के लिए आपका सिस्मोग्राफ का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये किस यानी कि किस स्केल पे मापी जाती, क्या बताओगे? ये आपका रिचर स्केल, रिचर स्केल पर माप की जाती है तीव्रता की, माप की क्या बताओगे? माप की जाती है इसकी तीव्रता की, वहां पे नोट करना। और ये भूकंप की समय और शक्ति को बताता है कि किस समय भूकंप आया था और कितनी शक्ति का भूकंप वहां पे आपका लगा था। ये सवाल ध्यान से पढ़ो, फिर बताइए राइट आंसर यहाँ पे कितना आपका इस क्वेश्चन का हो जाता है। देखो इसमें क्या दिया गया कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, और हर बच्चा इसका आंसर पता भी होगा। और यहाँ पे जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, अभी मैं काफी बच्चों के आंसर यहाँ पे चेक भी करा था, काफी बच्चों ने सही आंसर वहां पे दे रखे हैं। जो काउंट आप कर लेना, अगर 35 तक आपके सही आंसर कर रहे हो, तैयारी बिल्कुल सही चली, आपका एग्जाम वहां पे निकल जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत आपको वहां पे नहीं है। फिलहाल बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या बताओगे? यहाँ पे आपको ओम बता देना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ओम बराबर क्या होगा दोस्तों, अगर कभी पूछ लिया जाए ओम बराबर, तो एक ये भी नोट कर लेना, ओल्ट बटे एम्पियर, ओल्ट बटे एम्पियर। दोस्तों ये भी चीज यहाँ पे आप याद कर लेना। और ओम का नियम कभी दोस्तों पूछ लिया जाए क्या होता है? V बराबर I, ये आपका ओम का नियम यहाँ पे हो जाता है। यानी कि अधिक प्रतिरोध है, अगर प्रतिरोध अधिक है तो धारा कम होगी, क्या हो जाएगी भाई? अगर ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे अपोजिट ही तो है दोस्तों यहाँ पे। अगर I बराबर देखा जाए ये V अपन R हो जाएगा, अगर प्रतिरोध ज्यादा होगी तो भाई धारा कम हो जाएगी। तो यानी एक दूसरे के अपोजिट होगा, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, प्रतिरोध कम है धारा बढ़ जाएगी। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे आपके जाएंगे, ध्यान रखिएगा वहां पे। अब एक सवाल ये पूछा गया, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? भाई खोजकर्ता हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो क्या बताओगे टेलीविजन का आविष्कार? बताओ किसका, कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे? तो सीधा सीधा किसका नाम बताना है? हम बताएंगे J.L. बेयर्ड का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब कब इसकी खोज की थी? ये खोज की थी 1926 में, 1926 में यहाँ पे खोज की थी। और इन्होंने ही पहला आपका रंगीन टेलीविजन भी आपका प्रदर्शन इन्होंने ही वहां पे किया था। अब इन्हें आपका टेलीविजन का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है। कभी पूछा गया टेलीविजन जनक कौन है भाई, इसके पिता कौन कहलाते हैं? J.L. बेयर्ड का नाम आपको यहाँ बता देना है। अब इस सवाल पूछा गया किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? किसी पदार्थ की मात्रा का मौलिक इकाई क्या हो जाएगी? ये 4 ऑप्शन दिया गया था जब आपका पुणे जडारू में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप क्या बताओगे? सीधा सीधा राइट आंसर ये बता दो ना, मोल।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या बताओगे? ऑप्शन है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद कर लेना है, कभी पूछा गया एक मोल बराबर क्या किसके बराबर होता है? क्या बताओगे? 6.022 इंटू 10⁻23 कण आप बता देना, ये आपका एक मोल बराबर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपके कराए गए सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। एग्जाम तक मैंने जो चीजें आपको जैसे बता रखा है वैसे आप तैयारी करिए। आप जब भी पेपर देने अपना जाओगे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर वहां पे दिख जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।